नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षण संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा को हमने देखा, उसके अर्थ को देखा, उसका वर्गीकरण हमने किया, जिसमें 3 रूप से आपने देखा होगा कि मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक 3 अनुसंधान के वर्गीकरण होते हैं, जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र की समस्या का चयन किया जाता है। उन समस्याओं के संदर्भ में परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पनाओं के आधार पर डाटा कलेक्शन, तथ्यों का संग्रह, शैक्षिक उपशोध उपकरणों की व्यवस्था, यानी उनको संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और तत्पश्चात उन उपकरणों का, उन जो आंकड़ों का, तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो हमारा उद्देश्य था, जिस कार्य के लिए हम अब तक अनुसंधान में लगे थे, जो हमने उसकी हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं को बनाया, क्या उनके परीक्षण के द्वारा वह परिकल्पना पुष्ट हो रही है, हमारा वह उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। यदि ऐसा है तो हम मान लेते हैं कि हमारे द्वारा जो समस्या का संभावित प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया वह सार्थक है, वह सही है। इसलिए जो अनुसंधान है, जो शोध है, यह एक तरह से प्रत्येक क्षण नवीन ज्ञान को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसी के आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि प्राचीन घटनाएं किस प्रकार से होती रही, उसमें आज हमें किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, उस समय की शिक्षण विधियां क्या आज की शिक्षण विधियों के अनुकूल हैं, क्या वह पाठ्यक्रम जो पहले पढ़ाया जाता था आज के पाठ्यक्रम के लिए, आज की परिस्थिति के अनुकूल है, या जो भी विषय वस्तु है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो अनुशासन है, जो प्रशासन का कार्य है, जो शिक्षा का नियोजन संबंधित वर्ग है, या जो हम कहें कि अधिगम संबंधी जो विसंगतियां रही हैं, उन समस्त चीजों को हम जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम नए आयामों के आधार पर शिक्षा के नए नवाचारों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि शिक्षा में जो अनुसंधान है, ये नित्य नए होते जा रहे हैं। इसमें अनेकों प्रकार के कार्यकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इसकी जो क्षेत्र या विस्तार है वह बढ़ता जा रहा है, और जहां पर हम अनुसंधान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नई चीजों को, ऐतिहासिक घटनाओं से सीखने का प्रयास करते थे, नए सिद्धांतों, नए नियमों के प्रतिपादन करने के लिए प्रयास करते थे, आज भी हम उन सिद्धांतों को, उन नियमों को लेकर के कुछ ना कुछ व्यवहारिक कार्य करते हैं, व्यवहारिक उपयोगिताओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, चाहे वो व्यवहारिक हों, चाहे मौलिक हों, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। हमारे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बातचीत, आप देखेंगे सब में परिवर्तन होता जा रहा है। हर चीजें परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार चेंज होती रही हैं, बदलती रही हैं। अब आज भी उसमें बदलाव देखने को मिलता है। जो कार्य करने के तरीके हैं वो भी देखिए बदल रहे हैं, जो आवागमन के साधन थे वो भी आज बदल रहे हैं, जो शिक्षण सामग्री के प्रयोग की बात होती थी वह भी बदल गया है। क्यों बदला? क्योंकि नित्य नए अनुसंधानों की देन है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह बहुत ही उत्तम होती जा रही है। हर प्रकार से हम जो सहायक सामग्रियां हैं उनका उपयोग करने में समर्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है, जो उसके पर्पज है, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये नित्य बदलते जा रहे हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्येक अनुसंधान के 4 उद्देश्य होते हैं। 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, सत्यात्मक और व्यावहारिक। यानी अगर आप इसको देखें कि जो
उद्देश्य होते हैं शैक्षिक अनुसंधान के, उस अनुसंधान के उद्देश्य हैं सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, सत्यात्मक और व्यावहारिक। हम इन चारों उद्देश्यों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का, यानी शिक्षा में जो अनुसंधान है, जो शैक्षिक अनुसंधान है, उसका सैद्धांतिक उद्देश्य प्राय होता है कि हम नित्य जो नए कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जिन सिद्धांतों, नियमों का प्रतिपादन होता है, उसके आधार पर जो हम व्यवहारिक जीवन में कार्य करते हैं, क्या वह कार्य हमारा एक सैद्धांतिक है? क्या उसमें कुछ विश्वसनीयता है? क्या वैधता है? अगर उसमें वस्तुनिष्ठता है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा उद्देश्य शिक्षा का है सैद्धांतिक, जो हमारा अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक है, वह पूर्ण हुआ। यानी सैद्धांतिक उद्देश्यों में मूल रूप से नहीं देखते हैं कि ऐसे तथ्यों का, ऐसे चरों के आधार पर हम कार्य को करते हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करते हैं, जिसके आधार पर कुछ नियम बनाए जा सके, कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके, जिनके लिए तथ्यों या चरों की हम व्याख्या कर सके और उनके जो संबंध हैं, जो भी चर हैं, उन चरों में जो संबंध है उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करने में हम समर्थ हो पाते हैं। तो जब व्याख्यात्मक रूप ले लेता है, जब तथ्यों या घटनाओं या चरों के उन सहसंबंधों की हम व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर चरों का निरूपण करते हैं, तब वह सैद्धांतिक शोध कहलाता है। माने उसका उद्देश्य जो होता है वह सैद्धांतिक हो जाता है। इसी तरह से जो तथ्यात्मक उद्देश्य होते हैं, यानी शैक्षिक अनुसंधान का तथ्यात्मक उद्देश्य का प्राथमिक तथ्यों, फैक्चुअल, माने फैक्चुअल, फैक्ट को लाया जाए, तथ्य को लाया जाए, सत्यता को लाया जाए। उसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर हम तथ्यों को संग्रहित करें और उन तथ्यों का वर्णन करें। जब तक हम तथ्यों का वर्णन नहीं करेंगे, ऐतिहासिक घटनाओं से नई चीजों को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम तथ्यात्मक उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकते। तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, उनका मूल मकसद ही होता है कि हम ऐतिहासिक घटनाओं से, उनके भूतपूर्व में जो घटनाएं घट चुकी हैं, उसके आधार पर हम तथ्यों का संकलन करते हैं, उसी के आधार पर उसका वर्णन करते हैं और नए तथ्यों का सृजन करते हैं, अर्थात नए तथ्यों को प्रतिपादित करते हैं। उसके आधार पर कार्य को करने के लिए एक सुझाव देते हैं, नियम देते हैं। तो जो आपका तथ्यात्मक रिसर्च उद्देश्य होता है रिसर्च का, वह यही होता है कि इसमें ऐतिहासिकता पर, ऐतिहासिक शोधों पर, ऐतिहासिक विधियों पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके आधार पर नए तथ्यों को ढूंढा जाता है, उसको फैक्टों को लेकर के हम उस पर उसका वर्णन करते हैं और वर्णन करने के आधार पर हम नवीन तथ्यों का जो निर्माण करते हैं और उसी के आधार पर समस्या का समाधान करने के लिए एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिसके आधार पर हम ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित किसी भी समस्याओं को लेकर के हम तथ्यात्मक रूप से उसके उद्देश्यों को लेकर के हम एक अच्छा शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं। तीसरा होता है सत्यात्मक उद्देश्य। सत्यात्मक उद्देश्य का क्या होता है कि इसमें जो है पर्पजिव ऑब्जेक्टिव होता है, यानी इसके एक कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ सत्य, ट्रुथ को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो फिलॉसफी की विषय वस्तु, दर्शन की विषय वस्तु होती है, वह सत्य पर आधारित होती है, वो दर्शन पर आधारित होती है। उसका मूल कारण है कि हम सत्य की खोज के लिए, जैसे पहले था हम आत्मा परमात्मा के विषय में सोचते थे, शिक्षा का जो उद्देश्य माना, मोक्ष को माना जाता था, तो यहाँ पर क्या था कि उसी के आधार पर विषय वस्तुओं, पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता था। तो जो सत्यात्मक उद्देश्य होता है, उसका मूल रूप से ही अर्थ होता है, उसका अभिप्राय होता है कि हम दार्शनिक रूप से सत्य घटनाओं के आधार पर हम पाठ्यक्रमों का निर्माण करें, शिक्षण विधियों का निर्माण करें, हम जो विषय वस्तु है उसका चयन करें, जिसके आधार पर जब हमारा कार्य आगे बढ़े, जो अनुसंधान कार्य हम आगे लेके चल रहे हैं, उसमें एक तरह से देखा जाए तो उसमें क्रमिक हो, उसमें व्यवस्थापन हो और उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाए। तो जो सत्यात्मक पर्पज होता है, जो आपका
पर्पजिव ऑब्जेक्टिव होता है, उसका अभिप्राय है कि हम सत्य को लेकर के अर्थात दर्शन के आधार पर जो नियम या घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको देखते हुए हम भविष्य में क्या करना है, किस प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन नियोजन करना, प्लानिंग करना है, उसको और किस प्रकार से शिक्षण अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके, ऐसे सत्यों को जोड़ने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है और उसी को हम सत्यात्मक उद्देश्य कहते हैं। चौथा होता है व्यवहारिक उद्देश्य, यानी शोध का व्यवहारिक उद्देश्य से प्राप्त होता है, उसका जो प्रैक्टिकल पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें क्या पाया जाता है, यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको क्रियात्मक रूप से करके दिखा सकें, उसका परीक्षण कर सकें। यानी बालक झूठ क्यों बोलता है, विद्यालय में विलंब से क्यों पहुंचता है, इन तमाम चीजों को हम क्या करें, यानी व्यवहारिक रूप से उसका अवलोकन करें, उसका निरीक्षण करें और उससे संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्रियात्मक अनुसंधान या प्रैक्टिकल जो उद्देश्य होता है, हमारा पर्पज होता है, उस क्रियात्मक पर्पजिव उपदेश को लेकर के, प्रैक्टिकली पर्पज को लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। इसके आधार पर हम नवीनता को ला सकते हैं, जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही है उसमें सूक्ष्मता ला सकते हैं, उसको और अधिक कौशलपूर्ण बना सकते हैं। जो हमारे उद्देश्य होते हैं, कहा जाता है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते, अर्थात निरुद्देश्य, बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के कोई प्रमादी व्यक्ति भी, मंद व्यक्ति भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता। तो शिक्षा तो एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, एक वैज्ञानिक उपक्रम है और इस उपक्रम को पूरा करने के लिए ये तो नितांत आवश्यक है कि हमें शोध के उद्देश्यों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब आप देखें कि जो उद्देश्य होते हैं वास्तव में किसी भी अनुसंधान के लिए, उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। यानी पहली बात है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए, उन समस्याओं से संबंधित या जो घटनाएं हैं उन घटनाओं संबंधी में चरों का संग्रह होना चाहिए, उन चरों में क्या संबंध है इसको देखा जाना चाहिए। उसके आधार पर हम ये देखें कि जो पहला सत्य रहा है क्या वह आज भी सत्य है, या पहले या पूर्व के ज्ञान में जो कुछ हमें खामियां दिखाई पड़ रही है, जिसमें जो कुछ सत्य छिपा हुआ है, क्या उसको हम आज प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमें सत्यता पर चलना है, हमें उन चीजों को अन्वेषण करना है, ढूंढना है जो अब तक हमें पर्याप्त रूप से मिल नहीं चुका है, जिससे हम संतुष्ट नहीं पाए हैं। जब हमारी संतुष्टि हो जाती है तो एक रिसर्च हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन किसी की दृष्टि से अगर उसमें फिर भी कुछ कमियां रह गई, उसके लिए समस्या है कि आखिर कैसे ऐसे हो रहा है। तो पुनः हुआ उसी घटनाओं को लेकर के, उन्हीं चरों को लेकर के वह दूसरा अनुसंधान कर सकता है। तो अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यह बिल्कुल खुला हुआ एक स्वतंत्र पर्यावरण होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु पर कितने भी प्रकार से, कई दृष्टिकोणों से अपना अनुसंधान कर सकता है, उन तथ्यों को संग्रहित कर सकता है, उनका परीक्षण कर सकता है और उसके आधार पर वह निष्कर्ष दे सकता है। यही कहा जाता है बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को नहीं करते। इसलिए अनुसंधान एक वैज्ञानिक उपागम है और इसमें आप देखेंगे विज्ञान में क्या होता है, एक क्रमबद्धता होती है, एक अच्छी प्लानिंग होती है, एक उसका अच्छा से व्यवस्था होती है। और जब इन सारी चीजों को वस्तुनिष्ठता, रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता आदि को लेकर के हम कार्य करते हैं, तब वह अनुसंधान कार्य एक वैज्ञानिक अनुसंधान माना जाता है। वह शैक्षिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक शैक्षिक अनुसंधान के रूप में आता है, जिसके रिजल्ट, जो भी निष्कर्ष आते हैं, जो भी उसके द्वारा नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, वह किसी के द्वारा भी परीक्षित किए जाने पर वही निष्कर्ष देंगे, उसमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि जितने भी विषय वस्तु शिक्षा के संदर्भ में बनाई जा रहे हैं, उस पर गहन अध्ययन होता है, गहन शोध होता है। ऐसा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है कि जहां से हम भावी शिक्षा व्यवस्था को कितना अधिक सुदृढ़, प्रबल, आकर्षक और उपयोगी बना सकें। यही उद्देश्य लेकर के आज की शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ रही है। तो शिक्षा का अब हम पूछें कि समस्याओं के क्षेत्र कौन से होते हैं, अनुसंधान का जो स्कोप है वो कहाँ, उसकी फील्ड कहाँ मिल सकती है। तो इसके लिए हमें
शिक्षा के अनुसंधान के उन क्षेत्रों को पहचानना पड़ेगा। अर्थात अनुसंधान किस क्षेत्र में करना है? शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप शिक्षा से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं के क्षेत्रों को पहले पहचानिए। जैसे आप देखेंगे जो विषय क्षेत्र होता है अनुसंधान या शोध का, वह विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, ये कहाँ है, यानी शिक्षा में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे पहली बात, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई एक विद्यालय की आवश्यकता होती है, उस विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उसमें बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी हवादार कमरे हों, अच्छे प्रकाश से युक्त कमरे हों, जिसमें आधुनिक जो साजो सज्जा है, उपकरण, शिक्षा सामग्रियों का प्रयोग करने की उचित व्यवस्था भी की जा रही हो, जो छात्र हैं उनके बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, उनको आसानी पूर्वक कोई चीज सीखने के लिए उस प्रकार की बोर्डिंग हो, स्मार्ट क्लासेज आदि की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए, एक विद्यालय के लिए, और जब वह शिक्षण कार्य करता है तो अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी रूप से संप्रेषित करे, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो प्रभावी संप्रेषण हेतु वहां पर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने संबंधित कोई न कोई समस्या आ सकती है। हम किस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, कौन सी उत्तम शिक्षण विधियां हैं, उस पर हम देखें। निगमनात्मक विधि के प्रयोग करें या आगमनात्मक विधि का प्रयोग करें, किस विधि के द्वारा हम घटनाओं या चरों को आगे लेकर के आगे बढ़ें, समस्याओं का निर्धारण जो हुआ उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ें। इसी तरह से जो प्लानिंग होती है, विद्यालय की जो नियोजन की व्यवस्था होती है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है, प्रशासन की व्यवस्था होती है, वह भी शिक्षा का ही क्षेत्र माना जाता है। हमारे जितने भी उपागम एक विद्यालय में एडमिशन से लेकर के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक, एक छात्र, एक शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक या प्राचार्य या उसका एक प्रशासक, व्यवस्थापक जिन जिन समस्याओं को लेकर के झेलते हैं, वे सारे क्षेत्र समस्या समाधान के लिए या अनुसंधान के लिए एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। तो आइए हम इन क्षेत्रों को पहले पहचानते हैं। देखिए, शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य आपने देख लिया। उद्देश्यों में कुछ चीजों को और हम आपको बता देते हैं। जैसे भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना, जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उसमें आप देखेंगे कि जो भूत तथा वर्तमान की घटनाएं हैं, यानी जो पहले घट चुकी हैं, जो आज घट रही हैं, इनकी स्थिति का ज्ञात करना, इनको पता लगाना कि पहले क्या ऐसा होता था कि आज ही हो रहा है, या पहले नहीं होता था आज क्यों हो रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। चयनित घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना, इसका अभिप्राय है कि जिन घटनाओं को आप, जिन समस्याओं को लेकर के शोध कार्य करने जा रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या, उसका नेचर क्या है, उसका आपने क्यों गठन किया, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया आदि की विशेषताओं को जान लेना चाहिए, तभी अनुसंधान आगे बढ़ पाता है। कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, यानी जो घटनाएं घट रही हैं उनके विकास का इतिहास क्या है, उसके डेवलप की हिस्ट्री क्या है, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना और उसके आधार पर क्या क्या उसमें चेंजिंग परिवर्तन आया है, इन समस्त चीजों को हमें ज्ञात करना चाहिए। कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना, अर्थात जो घटनाएं घट रही हैं उसमें जो हमने चर या वेरिएबल लिए हैं, उन चरों में किस प्रकार का संबंध है, उन संबंधों में या कार्य कारण के जो संबंध है उनको ज्ञात करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी तरह से हमने कहा कि इन उद्देश्यों को किस क्षेत्र में ले जाएंगे, तो पहले इस क्षेत्र को जानना जरूरी है, उसको चिन्हित करना जरूरी है। तो उद्देश्य तो आपने देखा, विषय क्षेत्र में बताया कि इसका जो स्कोप ऑफ फील्ड है वो क्या है, शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन सबसे पहला इसका क्षेत्र बनता है। क्यों? क्योंकि दर्शन ही एक ऐसा विषय है जो अनुसंधान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। हम भविष्य की चिंताओं से हमेशा परेशान रहते हैं, उसी से ग्रसित रहते हैं। भविष्य कैसा होगा, हम किस प्रकार के जीवन को जीना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं, ये दर्शन का विषय है। और दर्शन क्या होता है, दर्शन से प्राय होता है कि एक तो हम खुली आंखों से देखते हैं प्रत्यक्ष, दूसरा होता है कि जब हम आंखें बंद कर लेते हैं फिर भी हमें तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं और हम बिल्कुल हूबहू वही चीजें देखते हैं। कभी कभी तो ऐसी चीजों को देख लेते हैं कि जो हम अभी तक नंगी आंखों से देख नहीं पाए हैं। और जब हम
दिवा स्वप्न डे ड्रीम देखते हैं। लाइफ को बढ़ाने के लिए, जीवन को सुदृढ़ करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो अनेकों प्रकार के चिंतन होते हैं, अनेकों प्रकार की उसमें सोच आती है, जिसके आधार पर हम शिक्षण कार्य को या अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो शिक्षा दर्शन है यह मूल रूप से यही देता है कि शिक्षण विधियों को, पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को या छात्रों को अधिक से अधिक सरलता पूर्वक अधिगम कैसे कराया जाए, इस क्षेत्र को पहचानने की आवश्यकता है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के शोध किए जा सकते हैं। दूसरा होता है शैक्षिक समाजशास्त्र। जो शैक्षिक एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उस समाजशास्त्र के आधार पर भी, अर्थात समाज का क्या दायित्व है, छात्रों का शिक्षा के प्रति क्या दायित्व है, या शिक्षा समाज का दर्पण कैसे हो सकती है, या एक समाज के द्वारा उत्तम शिक्षा की व्यवस्था किन कारणों से की जा सकती है, उनमें किन परिस्थितियों को समावेशित किया जा सकता है, किस प्रकार के समाज के लिए हमें किस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए, वहाँ की भौगोलिक परिवेश क्या है, वहाँ के खान पान या औद्योगिक परिवेश क्या है, वहाँ पे शिक्षा के उपक्रम कैसे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम शैक्षिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। परामर्श एवं निर्देशन। परामर्श एवं निर्देशन ये भी शिक्षा का क्षेत्र होता है। यानी कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आपके पास सब कुछ होनहारता होते हुए भी, अनेकों प्रकार के स्किल योग्यता होते हुए भी आप बिना परामर्श के, बिना किसी अच्छे निर्देशन के कार्य को नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखा जाता है पढ़ लिख करके भी लोग घर बैठे रहते हैं, किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए परामर्श एवं निर्देशन का जो क्षेत्र है यह बहुत उपयोगी है। इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर अनुसंधान होना चाहिए। और जब हम उचित काउंसलिंग एंड गाइडेंस के द्वारा कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए गाइडेंस करते हैं, उनके लिए विषय वस्तु के चयन के लिए हम परामर्श लेते हैं, उसके उद्देश्यों के विषय में निर्देशन देते हैं, उनके रोजगार व्यवसाय को प्राप्ति में हम सहायक कैसे बने, इसके लिए परामर्श और निर्देशन शिक्षा का जो क्षेत्र है इस पर भी शोध कार्य, अनुसंधान कार्य होना आवश्यक है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ये भी एक शिक्षा का क्षेत्र है। यानी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं इनको किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, यानी उद्देश्य को बिना बनाए हम कार्य को कर नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए, यानी जो सैद्धांतिक रूप से हम पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक भी होने चाहिए। हम थोड़े पढ़ें, ऐसी पढ़ाई पढ़ें, ऐसा ज्ञान लें, ऐसा अध्ययन करें, उसके आधार पर हम कुछ ना कुछ व्यवसायिक कार्य कर सके, कुछ धनार्जन कर सके, हम कुछ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कर सके। इसलिए जो पाठ्यक्रम में होता है शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण होता है, उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए एक विशेष आवश्यकता है। हमें उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए, जैसे राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए, अपने हित के लिए, हमें समग्र हितों को देखते हुए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जो मानवता का सहायक हो, जो एक तरह से बंधु का जो भाव है, विश्व बंधुत्व का, व्यापकता का, उसका भाव होना चाहिए। इस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करके हम अनेकों प्रकार के अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे होता है, यानी किन किन पाठ्यक्रमों को लाया जाए, कहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर उससे संबंधित पाठ्यक्रमों को लाया जाए, तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इत्यादि को लाया जाए, मेडिकल क्षेत्र को लाया जाए। कहीं पर हम देखते हैं कि जहां पर कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां पर कृषि से संबंधित कार्यों को करने के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को जरूर लाया जाना चाहिए। यानी क्षेत्र के आधार पर भी हमें कुछ ना कुछ पाठ्यक्रमों में विषय वस्तुओं का समावेश करना आवश्यक होता है। इसी तरह से जो शिक्षण विधियां होती हैं वह भी उद्देश्य के आधार पर, यानी शोध के आधार पर उस पर अनुसंधान किया जा सकता है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो शिक्षण विधियां होती है तो मेन या प्राण होती है शिक्षा की। यानी कोई भी शिक्षा देनी है, अगर हमें शिक्षण विधियों की पर्याप्त मात्रा में जानकारी है, चाहे वह व्याख्या का पोर्शन हो,
चाहे प्रदर्शन का हो, चाहे प्रश्नोत्तर विधि का हो, चाहे उसके देखा जाए बोधात्मक या आदि प्रश्नों को आगे पूछते हुए बढ़ने की प्रक्रिया हो, या जो उसका एक टीचिंग फॉर्मेट बना हुआ है उसके आधार पर शिक्षण विधियों के परिवर्तन की बात हो, दृष्टांतों के देने की बात हो, उदाहरणों के देने की बात हो, तुलना करने की बात हो, इन तमाम विधियों को हम कब कैसे लागू करें, किन विधियों का प्रयोग होने के बाद भी आज हमारे बच्चों के अंदर उतने अधिक अधिगमन करने की क्षमता नहीं आ पा रही है, क्या कारण है? इस प्रकार के अनुसंधान के द्वारा हम उन विधियों को ढूंढ पाएंगे जिनका प्रयोग करके हम छात्रों में एक अच्छे प्रभावशाली अधिगमन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र है, चाहे वह पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का हो, चाहे पाठ्यक्रम के निर्धारण का हो, या शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का हो, यहाँ पर यह ऐसा क्षेत्र है कि अनेकों प्रकार के अनुसंधान इसमें किए जा सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति का क्या होता है? यानी प्रत्येक बालक अपने उद्देश्यों को लेकर के या विद्यालय किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के समाज के हित के लिए, मालूम है सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करना है, सबको शिक्षा देने के उद्देश्य को पूर्ण करना है, हम रोग मुक्त भय मुक्त शिक्षा के द्वारा लोगों के अंदर समानता का भाव लाएंगे, हम उनके अंदर एकता का भाव लाएंगे। तो इस प्रकार से जो उद्देश्य की प्राप्ति है, जिसको लेकर के हम कार्य को कर रहे हैं, अगर ये उद्देश्य पहले से बना लिए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। कभी कभी उद्देश्यों को बनाने के बाद भी कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, तो उस पर रिसर्च होना चाहिए। वहां समस्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और जैसे समस्या आई, क्षेत्र आपने पहचाना, समस्या का अभ्युदय हुआ, वहीं पर आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है और वहां अनुसंधान कार्य करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसी तरह से नियोजन व्यवस्थापन, यानी जो उद्देश्य की प्राप्ति है वह नियोजन संबंधित है, यानी शिक्षा की प्लानिंग कैसे किया जाए, वहां पर अच्छे तरह से शिक्षकों की व्यवस्था कैसे की जाए, अधिक से अधिक छात्रों को अधिगमित कैसे किया जाए, उन्हें लाभान्वित किया जाए, समाज को किस प्रकार से लाभ दिया जाए, इस प्रकार का नियोजन, उस प्रकार की व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन आदि जो उद्देश्य की प्राप्ति है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति है, उससे संदर्भित अनेकों प्रकार के नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। इसी तरह से शिक्षण अधिगम व उसे प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण अधिगम माने सीखने के लिए किस प्रकार से हम अनेक कारकों का प्रयोग कर सकते हैं, अनेक फैक्टर को कैसे लाने, यानी सीखने सिखाने के लिए जो हमारे मटेरियल एड्स हैं, जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, उनको हम कैसे ला करके शिक्षण को आकर्षक बना सकते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी कभी कभी बहुत ज्यादा शोरगुल है, बहुत ज्यादा विषय वस्तु की कठिनाई स्तर है, शिक्षण विधियों की क्लिष्टता का आधार होता है, तभी शिक्षण प्रभावित होता है। हम ऐसी विधियों को, ऐसी विषय वस्तुओं को और बच्चों के आय, उनकी जो उम्र है वास्तविक, उसके आधार पर उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उनकी जो रुचि है, अटेंशन क्षमता है, अटेंशन की क्षमता है, अगर इन सारी चीजों को हम ध्यान देते हैं तो जो उनको प्रभावित करने वाले कारक अगर इसमें से कोई भी मिलता है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके आधार पर बच्चों में सहज अधिगम यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अधिगम की समस्या होती है शिक्षण के समय, जो उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उन कारकों को पहचानने की जो समस्या होती है, इन समस्याओं को ढूंढ करके इन क्षेत्रों पर हम अधिक से अधिक अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा प्रशासन यानी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, उसमें प्रशासन से अभिप्राय है किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उत्तम प्रशासक की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह छात्र से संबंधित हो, शिक्षक संबंधित हो, विद्यालय से संबंधित हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, आवागमन, पठन पाठन, बिजली जल इत्यादि की व्यवस्था, इन समस्त चीजों को हम उचित रूप से अगर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, प्रशासित करते हैं, तो हमारा जो शिक्षण कार्य है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, वे निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। लेकिन अगर इसमें कोई कठिनाइयां आ रही हैं तो ये सब ऐसे प्रशासन के क्षेत्र हैं जहां पर अनुसंधान कार्य को किया जा सकता है। पर्यवेक्षण सुपरविजन या ऑब्जर्वेशन से क्या होता है,
कि जब हम सुपरविजन के लिए आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी देखिए बिना पर्यवेक्षण के भी तमाम प्रकार के दोष आ जाते हैं। यानी जो विद्यालय व्यवस्था है, जो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था है, जो शिक्षण विधियों के मूल्यांकन की व्यवस्था है, अगर इसको हम पर्यवेक्षण नहीं करते, इसका सुपरविजन समय समय पर नहीं करते हैं, तो जो शिक्षण का अधिगमन होता है वह प्रभावित होता है। इसलिए पर्यवेक्षण कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में किया जाए, किनके द्वारा किया जाए और कितने गैपिंग के आधार पर किया जाए, अगर इन चीजों को हम एक तरह से शोध के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा निश्चित या निर्धारित कर लेते हैं तो हमारी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसलिए पर्यवेक्षण संबंधित, सुपरविजन संबंधित जो भी समस्याएं हैं ये भी पर्यवेक्षण के क्षेत्र से इसको लिया जा सकता है, इस पर शोध कार्य किया जा सकता है। मूल्यांकन, इवेल्यूएशन में अभिप्राय क्या होता है, मूल्यांकन में क्या होता है कि ये भी शिक्षा के एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे अधिक से अधिक शोध कार्य किया जा सकता है। मूल्यांकन की प्रणाली आजकल बहुधा दोषपूर्ण होती चली जा रही है, चाहे वह सत्रीय कार्य के रूप में हो, चाहे वह उनका आंतरिक जो कार्य चल रहा है, प्रैक्टिकल का क्रियात्मक चल रहा है, उनका जो सेशनल चल रहा है, इन सारी चीजों को देखिए। और जो उनका एक्सटर्नल परीक्षण चलता है, टेस्ट चलता है, उनमें आप देखेंगे तो काफी अंतर पाया जाता है। चाहे वो मूल्यांकन की विधि हो, चाहे वह निबंधात्मक प्रश्नों के, कापियों के मूल्यांकन संबंधित हो, या व्यक्ति के या उस बालक के द्वारा जो मौखिक ओरल उसकी कैपेसिटी को पहचानने की क्षमता हो, कहीं ना कहीं इसमें दोष दिखाई पड़ता है। अगर इन दोषों को हम देख रहे थे, हमारे लिए एक समस्या है, इस पर भी अच्छे तरह से शोध कार्य किए जा सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार से अंकों को प्रदान किया जाए, किस प्रकार से हम उनकी वर्तनिक शुद्धता को देखें, उनके शब्दावलियों को देखें, उनके जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उसको किस प्रकार से कर रहा है, इन तमाम चीजों पर भी हम शोध कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है मूल्यांकन का कि जो समस्त सीखी हुई चीजों का वास्तविक रूप यही है। जब तक हम उसको टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसका परीक्षण नहीं, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक उसके उपयोगिता का कुछ पता नहीं लग पाता है। इसलिए यह जो क्षेत्र है शिक्षा का, इस पर शोध कार्य बड़े आसानी से और अच्छे स्तर पर किए जा सकते हैं। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक का कलेवर कैसा हो, उसके अंदर की विषय वस्तु कैसी हो, किस कक्षा के लिए उस पाठ्यपुस्तक का निर्धारण किया जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के हैं, प्राइमरी के हैं, जूनियर के हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक हो वह बहुत ही आकर्षक, एट्रैक्टिव, और उसमें जो कहानी विधि से, उसमें जो पद्यात्मक विधियां हैं, इनका अगर अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है तो वह पाठ्य पुस्तक अच्छी होगी। ये हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए शोध कार्य करना आवश्यक है। जो शोध हुए हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त है कि बच्चों के अंदर कहानी सुनने के लिए, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो चित्र होते हैं, उन चित्रों को देख करके, रंग बिरंगी चीजों को दिखा करके अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं, पाठ्य पुस्तकों में उसको रखते हैं, तो ये बच्चे उससे ज्यादा एट्रैक्टिव होते हैं। उसमें अगर पद्यात्मक भाव होता है, गेय होता है, अभिनयात्मक होता है, तो बच्चे उसको विशेष सहज रूप से सीख लेते हैं। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक होती है उसको भी वह बच्चों के स्तर, बच्चों की कक्षा के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर बिल्कुल देखना चाहिए, उस पर शोध कार्य होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए कि हर स्तर के लिए, हर प्रकार के छात्रों के लिए, एक कक्षा के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम समान रूप से रखा जाए, पाठ्य पुस्तक का निर्धारण किया जाए। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री से प्राप्त होता है जो मटेरियल एड्स, अर्थात किसी भी शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, उसे प्रभावी बनाने के लिए हमें सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जब हम केवल शिक्षण कार्य मौखिक रूप से करते हैं, व्याख्यात्मक रूप से करते हैं, तो शिक्षण उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही हम उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल एड्स को लाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को दिखाते हैं, जैसे हम कहें कि पौधा, पुष्प, ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उस पौधे को, पुष्प को ला करके हम उसको दिखा सकते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यही मटेरियल एड्स है, यही सहायक सामग्री है। हम जो चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं उन चीजों को दृश्य रूप में, श्रव्य रूप में दिखाएं भी, सुनाएं भी, चाहे उसको रेखा चित्रीय प्रदर्शन के द्वारा, चाहे वह कोई एक डिजाइनिंग मैपिंग के द्वारा, या कोई मानचित्र के द्वारा,
जब तक हम उसको नहीं दिखाते हैं तब तक वह बच्चे उन चीजों को सीखने में उतने सहज नहीं हो पाते हैं। इसलिए सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? एक बच्चे के लिए, छोटे स्तर का बच्चा हो या बड़े स्तर का बच्चा हो, उसको प्रयोगात्मक रूप में लाने के लिए बिना सहायक सामग्री के हम अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा शिक्षण नहीं दे सकते, उनको अच्छी प्रकार से अधिगमन नहीं कर सकते, उनको ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते। इसलिए इन सहायक सामग्री के आधार पर भी हम अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, या इसका एक व्यापक क्षेत्र होता है। शिक्षा का इतिहास, यानी जो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें शिक्षा को, तो किस प्रकार के, किस समय में कैसी शिक्षा रही, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं, उसकी कार्य प्रणाली कैसी रही है, उस शिक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे हुआ था, शिक्षक छात्र का अनुपात क्या रहा है, या उनके अनुशासन की व्यवस्था कैसी रही है, उनके छात्रावास की व्यवस्था कैसी रही है, आवागमन की क्या व्यवस्था थी, विद्यालयों की कैसी व्यवस्था थी, कहां पर उपस्थित है। अगर हम शिक्षा के इतिहास को जानते हैं, हम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल के बीच में आने वाले जो भी शिक्षा का इतिहास रहा है, इन समस्त शिक्षा के क्षेत्रों पर एक अच्छा अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। हम वैदिक काल इनको लेकर के आधुनिक काल से तुलना कर सकते हैं, हम बौद्ध काल को वैदिक काल के साथ जोड़ सकते हैं, हम ऋग वैदिक काल को लेकर उत्तर वैदिक काल से लेकर के जोड़ सकते हैं। यानी स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा कैसी, स्वतंत्रता के पश्चात कैसी रही, आज की शिक्षा कैसी है, इन तमाम प्रकार के शिक्षाओं के, उनकी शिक्षण विधियों के, उनके अनुशासन को, शिक्षा के उद्देश्यों को और शिक्षक छात्र के संबंध को, उनके पठन पाठन की व्यवस्था आदि के आधार पर भी हम शिक्षण कार्य, अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए, किसी भी घटनाओं को जानने के लिए, वर्तमान परिस्थिति में उसकी तुलना करने के लिए, नवीन ज्ञान को लाने के लिए, छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए हम शिक्षा के इतिहास को जरूर देखें। और इस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो तमाम प्रकार के ऐसे महापुरुष, शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक सब कुछ हो चुके हैं, जिन पर हम अच्छे से अच्छे अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं और एक नवीन सोच को विकसित कर सकते हैं, एक नए सिद्धांत को दे सकते हैं, उस कार्य करने की एक प्रेरणा दे सकते हैं। इसी तरह से सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान, सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान से संदर्भ होता है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हमें मोटिवेशन मिल रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। यानी सीखने के लिए बच्चों के मस्तिष्क को पढ़ना, वो क्या चाहते हैं, किस परिवेश में चाहते हैं, इसके लिए जो तमाम प्रकार के अधिगम के सिद्धांत बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सीखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, उनसे इंस्पायर किया जा सकता है, जिसके द्वारा बच्चे अधिक से अधिक चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ें। हमारी जो प्रेरणाएं हों, उनको सीखने सिखाने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हों, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके भी हम सीखने की जो विधि है उसको सरल कर सकते हैं, उसकी जो अधिगमन की क्षमता है, कैपेसिटी, उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी का क्षेत्र जो अधिगम से संबंधित है, जो मोटिवेशन संबंधित है, इस क्षेत्र पर अनेक अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। परख एवं मापन, परख एवं मापन से प्राय होता है किसी भी शोध कार्य को करने के लिए या शैक्षिक कार्यों की पूर्ति करने के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए उसकी परिवार परख होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये क्षेत्र वास्तव में शोध के लिए उपयुक्त है? अगर है तो उसका मेजरमेंट कैसा होगा, उसका मापन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें चरों का व्यवस्थापन कैसे करेंगे, चरों का परीक्षण कैसे करेंगे, उनके कोरिलेशन को जानने के लिए हम उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। जब तक इन चीजों की टेस्टिंग से लेकर के, परीक्षण से लेकर के हम मेजरमेंट आज नहीं करते हैं, तब तक वह शैक्षिक क्षेत्र, वह सीखने का क्षेत्र, वह अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, अपूर्ण माना जाता है। इसलिए जो परख एवं मापन का क्षेत्र होता है, अर्थात किसी की बुद्धिलब्धि को देखना है, किसी की सृजन शक्ति को देखना है, किसी की उपलब्ध शक्ति को देखना है, किसी की व्यक्तित्व भिन्नता को देखना है, तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मापन और परख एक बहुत आवश्यक है। तो इस पर लेकर के भी अनेकों प्रकार के अनुसंधान कार्य सहजता से किए जा सकते हैं। अगला है शैक्षिक उपलब्ध। शैक्षिक उपलब्ध जिसको अभी हम बता रहे थे कि शैक्षिक उपलब्ध उनका जो एजुकेशन अचीवमेंट क्या है, यानी जिस कक्षा में पढ़ रहा है क्या उस स्तर तक की ज्ञान की उपलब्धि उसके अंदर है कि वह उससे कुछ और अधिक कर सकता है,
या जो उसका स्तर सीखने का है क्या उससे वह कम ही उपलब्धि ले पाया है, इस पर भी अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षक शिक्षा, आजकल टीचर ट्रेनिंग पर अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए अनेक जो छात्र हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी शिक्षक पूर्व जो प्रशिक्षण है, शिक्षक बनने के समय जो प्रशिक्षण है, या शिक्षक के बाद माने सेवा के पश्चात, इस प्रकार के अनेकों हमें देखने के लिए जो सेमिनार होते हैं, जो अनेकों प्रकार के वर्कशॉप किए जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस आदि रेफरेंस के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी नई तकनीकों को, नई चीजों को, नए सिद्धांतों को लाकर दिया जाता है जिसके आधार पर जो शिक्षक शिक्षा है वह बहुत ही प्रभावी हो सके, वह आधुनिक युग के अनुकूल हो सके। तो कहने का प्राय है जो शिक्षक शिक्षा है उसके प्रवेश से लेकर के, उसके पठन पाठन से लेकर के, शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संप्रेषण की क्षमता है उसके आधार पर, जो अभिरुचि है उसके आधार पर, शिक्षक का किसी भी विद्यालय में कार्य करने के लिए जो उसका व्यवसाय है, उस व्यवसाय के प्रति उसकी उत्कंठा को लेकर के, उसकी कुंठा को लेकर के, उसके चिंता को लेकर के, उसके अवसाद को लेकर के अनेकों प्रकार के शिक्षण कार्य किए जा सकते हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनेकों प्रकार के प्रैक्टिकली विषय वस्तुओं की आवश्यकता हो, सामग्रियों की आवश्यकता है, उस पर भी हम शिक्षण को लेकर हम अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए जो अनुसंधान का विषय क्षेत्र होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक है। ये तो कुछ चीजों को दिया गया है जिसको हमने लिया है। आपने देखा होगा कि अगर शिक्षा के अनुसंधान को अच्छी तरह से जानना है तो एम.बी. बुच की पुस्तक है ए सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्चेस इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे तो अब तक के जितने भी शोध कार्य शिक्षा में हुए हैं उनका एक अच्छी तरह से विवरण, सर्वेक्षण उस पुस्तक में मिलता है। उसमें उसकी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना कौन सी सिद्ध की गई है, इस पर भी उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं, यानी इस पर एक सर्वे है। उस पुस्तक में आप देखेंगे तो इस सारे क्षेत्रों को दिखाया गया है। तो जो क्षेत्र होते हैं अर्थात उस क्षेत्र कहाँ से ले गए, यानी अब तक इन क्षेत्रों पर कार्य हुआ है लेकिन अभी उस पर पूर्णता प्राप्त नहीं है, अभी और अधिक अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस स्थिति को हमने कहा कि इन क्षेत्रों पर बहुत जितना चाहो उतने अनुसंधान हो सकते हैं। आपको क्षेत्रों को पहचानना है। जैसे होता है कभी कभी एमएड में चलता है डिसर्टेशन, क्या आपको लघु शोध लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उनको क्षेत्र का ही पता नहीं है। किस क्षेत्र से अपने उद्देश्य को, समस्या को पहले चिन्हित किया जाए, उद्देश्यों को निर्धारण किया जाए, तो वही क्षेत्रों को अगर आप इसको देखते हैं, इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं, तो जो क्षेत्र है ये अनुसंधान के बहुत व्यापक क्षेत्र है। इसमें तो हजारों हजार अनुसंधान किए जा सकते हैं। तो इन क्षेत्रों को पहले पहचानो। अगर कोई भी शोध कार्य करना है तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है उस शोध का जो क्षेत्र है, वो शिक्षा के क्षेत्र जहां समस्या है उस समस्या के क्षेत्र को पहचानो। जब तक आप समस्यात्मक क्षेत्रों को नहीं पहचानोगे तब तक कोई अनुसंधान कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए क्षेत्र को, उस अनुसंधान के जो फील्ड है, कहां से हम उद्देश्यों को ले सकते हैं, कहां समस्याएं उठ सकती हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम अनुसंधान कार्य कैसे करें, तो सबसे पहले हम विषय क्षेत्र को जाने, उसके स्कोप को जाने कि हम किस पर, जैसे परख पर, मनोविज्ञान पर, सीखने का प्रेरणा पर, शिक्षा के इतिहास पर, सहायक सामग्री पर, पाठ्य पुस्तक पर, या मूल्यांकन संबंधी या पर्यवेक्षण संबंधी, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्षेत्र चुन करके और उस पर कई अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। तो अनुसंधान या शोध, शैक्षिक अनुसंधान करने के लिए हमें क्षेत्रों को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। और उन क्षेत्रों को हमने यहाँ बताया, अगर आप इन क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ते हैं कहीं से भी, तो उस पर एक अच्छा अनुसंधान कार्य, चाहे वह डिसर्टेशन के रूप में हो, चाहे वह एक थीसिस के रूप में हो, माने शोध कार्य के रूप में हो, उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चाहे वह क्रियात्मक अनुसंधान हो, मौलिक अनुसंधान हो, या आपका व्यवहारिक या अप्लाइड किसी प्रकार का अगर अनुसंधान कार्य है, उसका क्षेत्र यही है। इन्हीं क्षेत्रों से हम इसको पकड़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कौन से ऐसे क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशनल रिसर्च की जिसके लिए हम आगे कार्य करने के लिए बढ़ते हैं। देखिए, यह शिक्षा के स्वस्थ प्रदर्शन पर आधारित है,
यानी जो शैक्षिक शोध होता है वह शिक्षा के स्वस्थ प्रदर्शन पर आधारित होता है, यानी यह शिक्षा से संबंधित उसका जो हेल्दी पॉइंट होता है, जिस पर कोई विवाद नहीं, उस पर आधारित कार्य को करता है। सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है। इसमें इंसाइट होता है, यानी उसकी सूझ और उसकी जो थिंकिंग पावर इमेजिन है, इस पर आधारित शैक्षिक अनुसंधान होता है। अर्थात जो शोधकर्ता होता है उसमें अपनी कल्पना भी, उसकी अपनी सूझ भी, और विषय वस्तुओं का जो डाटा कलेक्शन कर रहा है, अनेक पुस्तकों के आधार पर जो विषय वस्तुओं का संग्रह कर रहा है, वह सब उसकी सूझ और कल्पना पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्षों से शिक्षा प्रक्रिया को उत्तम तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहने का प्राय है जो शैक्षिक अनुसंधान के निष्कर्ष निकलते हैं, जो हमने अनुसंधान किया उस समस्या के समाधान के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसके जो निष्कर्ष निकलते उस निष्कर्ष के आधार पर जो शिक्षा की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उत्तम और प्रभावशाली बना सकते हैं। निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग होता है। निगमनात्मक का प्राय होता है कि जो भी शोध कार्य हम कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई हम रिलेटेड जो लिटरेचर होता है, जो उस पर अब तक कार्य किए हुए हैं, उस पर भी सर्वे करते हैं, और उसके आधार पर जो निगमन अर्थात जो सिद्धांत या नियम बन चुके हैं, निकल चुके हैं, उस पर हम तर्क करते हैं, उस पर लॉजिकल करते हैं। और जब तक हम तर्क रीजनिंग नहीं करेंगे उन सिद्धांतों पर, उन नियमों पर, तब तक नया अनुसंधान हो नहीं पाता। इसलिए निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग इसमें होता है। शैक्षिक विकास की समस्याओं का समाधान अर्थात शिक्षा के विकास में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए शैक्षिक अनुसंधान कार्य करता है। केवल विशेषज्ञों के द्वारा नहीं, यानी शैक्षिक अनुसंधान का एक सबसे बड़ी विशेषता है कि केवल उसके विशेषज्ञों के द्वारा ही नहीं, बल्कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रशासक और उसके जो व्यवस्थापक आदि द्वारा यह अनुसंधान कार्य किया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ एवं सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। अर्थात शैक्षिक अनुसंधान की एक विशेषता भी होती है कि व्यक्तिनिष्ठ होता है एवं सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। तो आपने देखा कि जो शैक्षिक अनुसंधान है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका विषय क्षेत्र क्या है एवं इसकी विशेषताएं क्या है। कहने का प्राय है शैक्षिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो 4 प्रकार का उद्देश्य बताया गया: सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, सत्यात्मक और व्यवहारिक। इसी तरह से कुछ उद्देश्यों को और बताया गया: भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति को ज्ञात करना, ये भी एक उद्देश्य होता है। चयनित घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना, ये भी एक उद्देश्य होता है। कुछ घटनाओं के विकास तथा इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना, ये भी शोध का उद्देश्य होता है। इसी तरह से जो शोध के विषय क्षेत्र हैं वह देखिए विषय क्षेत्र शिक्षा दर्शन से संबंधित है, शैक्षिक समाजशास्त्र से संबंधित है, परामर्श और निर्देशन से संबंधित है, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां आदि से संबंधित है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण संबंधित है, उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन संबंधी जो क्षेत्र है इस पर भी रिसर्च किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम हुआ उसे प्रभावित करने वाले कारकों पर रिसर्च किया जा सकता है। शिक्षा प्रशासन पर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक, सहायक सामग्री, शिक्षा का इतिहास, सीखने एवं प्रेरणा का मनोविज्ञान, परख एवं मापन, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। इसी तरह से इसकी जो विशेषताएं हैं वह यही है कि जो भी कार्य किया जाता है वह तथ्यात्मक होता है, वह वस्तुनिष्ठ होता है, वह किसी न किसी घटनाओं पर आधारित होता है। उसके द्वारा जो नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं उसका हम सदुपयोग करके शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसे उत्तम बना सकते हैं। इस तरह से यह केवल शिक्षाविदों के द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसको करने के लिए शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक, व्यवस्थापक सब लोग उसके योग्य होते हैं। कोई भी इस पर कार्य कर सकता है और किसी के द्वारा किए जाने पर उसका जो रिजल्ट होगा, रेफरेंस होगा, वह सबके लिए एक तरह से मान्य होता है। अब रही बात कि मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोधों में हम किन किन चीजों को समावेशित कर सकते हैं। तो जैसे जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, जिसे हम मौलिक शोध कहते हैं, इसमें नियमों, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा जो व्यवहारिक या अप्लाइड रिसर्च होता है, इसमें जो मौलिक रिसर्च के द्वारा नियम या सिद्धांत बनाए गए हैं उन्हीं में से किसी एक नियम या सिद्धांत के आधार पर कोई व्यवहारिक यानी किसी
विषय वस्तु पर समस्या को समाधान के लिए हम पुनः कार्य करते हैं, जो हम व्यवहारिक अप्लाइड करते हैं। तीसरा, जो क्रियात्मक अनुसंधान ऐसा रिसर्च होता है, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा से संबंधित तमाम ऐसी समस्याएं हैं, वातावरणिक समस्याएं हैं, कक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, प्रबंध से संबंधित व्यवस्थाएं, शिक्षण विधियों से संबंधित समस्याएं हैं, उस पर हम कार्य करते हैं। और इस तरह से इसमें 3 प्रकार के अनुसंधान करने के लिए उनके जो उद्देश्य सबके एक समान होते हैं, सबके जो विषय क्षेत्र एक समान होते हैं, उनकी विशेषताएं भी लगभग एक समान होती हैं। तो हमें इन क्षेत्रों को, इन उद्देश्यों को और इन विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर अनुसंधान से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित या शिक्षा की तकनीकी से संबंधित या शिक्षण विधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो आपको विषय सामग्री तुरंत प्राप्त करना है तो इसके लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। अब अगले वीडियो में हम इन अनुसंधान संबंधित जो इसकी परिकल्पनाएं हैं, जो समस्या के क्षेत्र हैं, जो रिलेटेड लिटरेचर का सर्वे है, इन सारी चीजों पर हम आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियोज को देखते रहिए। इस सामग्रियों को अधिक से अधिक आप साथ करिए, जिसके आधार पर आप अपने कमेंट को जरूर दिया करें। और वीडियो शुरू से अंत तक जब देखेंगे तभी आपको इसकी अच्छाइयों खूबियों का पता लग पाएगा। तो इसलिए बार बार हम यही कहेंगे कि आपको कुछ सीखना है, जानना है तो आप वीडियो को जरूर देखें।